So happy morning, everyone. This is Krishna Sneh, and today we are having our career guidance session. ठीक है? So let us begin. प्रीवियस अपने सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बेसिकली हमने ये किया था। तो अब आज हम देखेंगे कि कौन कौन से हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स है एंड प्राइवेट जॉब्स। ठीक है, उन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। सो आपको ये आज के सेशन से ये मालूम चलेगा कि हाई पेइंग जॉब ऑप्शंस इंडिया में कौन कौन से हैं, उसके तैयारी में क्या लगता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको क्या पढ़ाई करनी होगी, आप में कौन से स्किल्स होने चाहिए ताकि आप उन जॉब्स में पहुंच सको अगर आपको जॉब करना है तो। दूसरा, लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजन, थोड़ा हम कंपेयर करेंगे इसमें गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, और आपका कैसे आपको प्लान करना है अपना फर्दर, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आगे क्विकली हम लोग बढ़ते हैं कि कौन कौन से हाई पेइंग जॉब्स है। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, मेरा प्रश्न था पिछले क्लास में आपसे कि आप भारत की पहली लोको पायलट, इंडिया की पहली लोको पायलट का नाम मैंने पूछा था। लोको पायलट मतलब ट्रेन ड्राइवर। सुरेखा यादव थी, जो कि 1988 में पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी, पैसेंजर ट्रेन चलाने वाली। ठीक है, और झारखंड से आप लोग कितने बच्चों को पता है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में? वंदे भारत एक्चुअली जैसे जहां भी 8 आवर्स की जर्नी है, जैसे मान लो रांची टू कोलकाता, रांची टू बनारस, ठीक है, या टाटा नगर से पटना, कुछ इस तरह के मेरा जो 7-8 घंटे या 6 घंटे की जो जर्नी हुआ करती थी, उसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुआ है। ये सिटिंग कार है, मतलब वो चेयर कार कहते हैं उसको, उसमें चेयर्स लगे हुए हैं और ये काफी रफ्तार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, मतलब पहले जो जर्नी थोड़ा लंबा हुआ करता था उसको तो फास्ट किया गया है इसमें। ठीक है, और दूसरा इसका फेयर मतलब ठीक है, एवरेज फेयर है, फेयर भी बहुत हाई नहीं है, राइट। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में एज एन असिस्टेंट लोको पायलट, झारखंड की पहली लोको पायलट आप समझो, वो है रितिका तिर्की। वो ट्राइबल है, डेफिनेटली आदिवासी समूह से आती हैं, और उन्होंने ये परीक्षा पास की और अभी वंदे भारत एक्सप्रेस में उनको एज एन असिस्टेंट लोको पायलट चलाने का मौका, लोको पायलट बनने का मौका मिला। वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही हैं और बेसिकली टाटा नगर से, टाटा नगर मतलब जमशेदपुर है ना, टाटा नगर से पटना चलती है, जो उस ट्रेन को वो चलाती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो बहुत, मतलब जिनकी सैलरी काफी हाई होती है। ठीक है, तो पहला है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज के थ्रू आप जब बनते हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें से किसी में भी आप जा रहे हैं तो आपकी सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से लेकर के वो 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, इट इज अ रेंज, वो डिफरेंट कैटेगरीज की सैलरी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वो वेरिएशन रहता है थोड़ा थोड़ा रैंक वगैरह को लेकर के, या आपका जैसा रहा परफॉर्मेंस के हिसाब से वो चीजें रहती हैं, बहुत उसमें है। ओके, नेक्स्ट है फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आईईएस, अगेन ये यूपीएससी के थ्रू ही आप इसमें जाते हो, इसकी भी सैलरी 70,000 से 1.5 लाख रुपए महीने की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएसयूज, लाइक पब्लिक सेक्टर में, जैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग जिन्होंने किया, इंजीनियरिंग के बाद एक परीक्षा होती है GATE, गेट बोलते हैं। ठीक है, इस गेट की परीक्षा, हाँ गेट की परीक्षा, जैसे प्रोफेसर बनने के लिए नेट की परीक्षा देनी होती है ना, वैसे ही गेट की परीक्षा अगर आप पास कर रहे हैं तो आपको
मेरा ये होता है, आप फिर उसके आगे अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको सरकार स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, और उसके थ्रू जॉब्स भी मिलते हैं। अगर आप जैसे आप गेट क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, गेट क्वालिफाइड है, तो आपको रिसर्च वर्क के लिए आपको ले सकते हैं लोग, ठीक है। और दूसरा, आप टीचिंग में भी आ सकते हैं, तो वहां स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और आप फिर मतलब अगर इस तरह के जॉब्स में चले गए, गवर्नमेंट में जॉब में चले गए, आप इंजीनियर हैं, गेट क्वालिफाइड है, तो आपकी सैलरी 60,000 से 1,50,000 1,80,000 रुपए महीने की होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। आरबीआई मतलब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर ग्रेड बी ऑफिसर आप बनते हैं, ठीक है, उसकी अपनी परीक्षाएं होती है, वहां 80,000 से लेकर के 1,60,000 रुपए महीने की सैलरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज पिछली बार हमने बात किया था, एनडीए है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये 12th के बाद होता है। और सीडीएस हमने बात किया था, है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसमें ये सीडीएस जो है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक। और इसकी सैलरी इसमें 60,000 से लेकर के 2,00,000 रुपए तक की होगी, ठीक है। हाँ, तो वो था गवर्नमेंट जॉब। मैंने जो हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स थे वो मैंने अभी शेयर किया। अब प्राइवेट सेक्टर में हम कहाँ कहाँ अच्छा सैलरी पैकेज हमें मिल सकता है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, मतलब टेंथ टेंथ पास करके आप 11th में पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस लेकर के, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग आप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं या डाटा साइंटिस्ट, तो इनकी सैलरी 10 लाख टू 50 लाख पर एनम होता है। 10 लाख महीना मतलब, सॉरी, 10 लाख सालाना मतलब कितना हुआ सैलरी, ये पर एनम है, एलपीए मतलब पर एनम, लाख पर एनम। 10 lakhs मतलब कितना हुआ, महीने की सैलरी कितनी होगी। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग जैसे 10 लाख है सैलरी, 10 लाख 12 महीने के लिए 10 लाख, ठीक है। तो अगर 12 × 8 = 96, अगर 80,000 हुआ तो 9,60,000 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। तो इट विल कम अराउंड कितना आएगा, 85,000 के अराउंड, 12 × 5 = 60 और हो जाएगा, है ना। 60,000 उसमें और ऐड कर देंगे, 12 × 8 = 96 हुआ। 80,000 अगर सैलरी है तो 9,60,000 हो गए, उसमें और 60,000 ऐड कर दोगे तो 10,20,000 हो रहे हैं, राइट। तो मतलब उसकी सैलरी वही 84 से 85,000 के बीच में होगी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। और उससे लेकर के 50 lakhs मतलब 12 × 25 = 60, अगर किसी की सैलरी 5 lakhs है पर मंथ, तो साल का 60 lakhs हो रहा है ना। सो लाइक मतलब वो इट विल, मैंने, कैन यू इमेजिन, आप समझ रहे हो कि कितनी हाई सैलरी इनकी रहती है, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी हमने डिस्कस कर ली। देन है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मतलब बैंकिंग फील्ड में जो आप प्राइवेट बैंक्स वगैरह देखते हो, जैसे ये सब है, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, या सॉरी, या जहां से इन्वेस्टमेंट होता है, मेरा कंपनी, सॉरी, बिजनेसेस को जहां से मेरा पैसे ये होते हैं उनके, क्या कहते हैं, मेरा बिजनेसेस में जो बैंक्स पैसे लगाते हैं, वहां वहां जो लोग काम करते हैं, ठीक है, बेसिकली वो लोग सेल्स में रहेंगे, तो उन उन उनका, या फिर जो फाइनेंस एनालिस्ट्स होते हैं, मतलब बिजनेसेस, जो भी बिजनेस हाउसेस हैं, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो या इंडस्ट्रीज जो है, वहां पे एज अ फाइनेंस एनालिस्ट मतलब कि
पूरे साल का कितना खर्च आएगा, क्या बजट होना चाहिए, ऑल दीज एनालिसिस, ठीक है, कितना हम क्या अर्न करेंगे, हमारा एक्सपेंसेस क्या होगा, ये सारा चीज का जो बजटिंग वगैरह करते हैं ना, फिनेंस को चेक करते हैं, तो इनको हम लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और हर कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट के पोस्ट्स होते हैं, तो इनकी सैलरी 10 लाख से 30 लाख पर एनम होती है, ठीक है। मतलब साल का 10 लाख से 30 लाख ये इनका रेंज होता है, बिकॉज ये बेसिकली कंपनीज को हेल्प करते हैं उनके फिनेंसेस को मैनेज करने में, उनके प्रोडक्टिविटी, मतलब वो उनका पैसा कहाँ से कम खर्च होगा और कहाँ से ज्यादा आएगा, ये पूरा ये रोड मैप ये लोग बनाते हैं, उसी का एनालिसिस ये लोग करते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर पेड हाई। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। सो मैनेजमेंट, हाँ देखो, अच्छा यहाँ मैं एक चीज बोल दे रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंस एनालिस्ट आपको बनने के लिए या तो आप सीए वगैरह की पढ़ाई कर रखे हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, या फिर आपने कॉमर्स मैथ्स के साथ किया है तो फिर आप इस फील्ड में आ सकते हो, राइट। एंड आगे चल करके आपने फिर एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तब आप इस फील्ड में आ सकते हो। मतलब आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में काम कर पाओगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? जैसे जो बच्चे आईआईएम का नाम आप लोगों ने सुना है? हेलो, आईआईएम का फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा? नहीं पता है मैम, सुने नहीं पता है? मैम। ओके, आईआईएम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब भारत का ये लीडिंग कॉलेज कह लो या इंस्टीट्यूशन कह लो जहां से कि मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, ठीक है। और आईआईएम में एडमिशन के लिए आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लेबोरियस होना होगा, स्मार्ट होना होगा, बहुत ज्यादा आपका वाइड रेंज ऑफ नॉलेज होना होगा, तब जाकर के, और फास्ट, बहुत फास्ट आप आंसर वगैरह कर पाओगे, तभी फिर उसकी जो क्वालिफाइंग एग्जाम होती है उसको आप पास कर पाओगे। और ये एग्जाम्स जैसे जैट जैट का आपने नाम सुना होगा, हालांकि मैंने ये आईएम्स के लिए आपको एप्टीट्यूड, क्या कहते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जैसे जैट है, मैट है, कैट, सॉरी कैट, एग्जैक्टली CAT है ना। तो कैट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, उसमें भी आपका बहुत हाई स्कोर होगा, तब जा करके आईआईएम में आप जा पाओगे। कैट कैट में, कैट की जो परीक्षा होती है, ठीक है। और जैसे आईआईएम रांची में भी है ना। आईआईएम अहमदाबाद जो है वो टॉप आईआईएम्स में से है, मतलब सबसे ज्यादा नाम उसका है, इनकी फीस भी हाई होती है, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए आपको एडुकेशन लोन इजीली मिल जाता है, ठीक है। और आप आपको जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तभी आप आईआईएम में जा सकते हो, आप अगर हिंदी मीडियम से भी हो, लेकिन अभी से लगातार आप अपनी अपनी इंग्लिश ठीक करते जा रहे हो, है ना, अपनी इंग्लिश अच्छी कर ले रहे हो, अपना मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग कर लिया है, तो थोड़ा आसान हो जाता है इन एग्जाम्स को क्रैक करना, कैट की परीक्षा निकालना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? जो आईआईएम से कोर्स करके निकलते हैं, वो यूजुअली उनको किसी ना किसी कंपनी में मान लो वो चले गए, उसके बाद वो लोग अपना खुद का कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वो अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, और इसीलिए इनको मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक कंसल्टेंसी को हायर किया, तो मोस्टली जो वो कंसल्टेंसी का ओनर होगा, जिसने वो कंसल्टेंसी बनाई है, वो किसी ना किसी आईआईएम आईआईटी का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, आईआईएम का प्रोडक्ट होगा, और वो क्या करेगा, उसके साथ कुछ और लोग हैं
जो मेरे बिजनेस को मतलब उसमें मान लो मेरा प्रोडक्शन जो है वो बहुत मतलब ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन अर्निंग मेरी बहुत नहीं हो पा रही है, ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ये सारा चीज को ये जो कंसल्टेंट होंगे ये पूरा एनालाइज करेंगे मेरी कंपनी को, है ना, कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ये फाइंड आउट करेंगे, मेरे स्टाफ्स को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद में फिर मेरा फिर वो परफॉर्मेंस बेहतर होता चला जाएगा, अर्निंग मेरी अच्छी हो जाएगी मेरी कंपनी के। तो बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इस तरह से काम करते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट आ गए मेडिकल प्रोफेशनल्स। मेडिकल प्रोफेशनल्स आप जानते हो, डॉक्टर्स के बारे में यहाँ बात हो रही है मोस्टली, है ना। तो उनकी सैलरी आप यहाँ देख ही रहे हो, 12 लाख से 40 लाख पर एनम है, साल का 12 लाख से 40 लाख वो कमाते हैं। सीएज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, इनका 8 लाख से 25 लाख तक इनका रहता है, इनकी सैलरी होती है। कॉर्पोरेट लॉयर्स 12 लाख से 30 लाख पर एनम, ठीक है। सो सीए वगैरह इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज। मैंने एक दो प्रोफेशंस के बारे में बता दिया, हम लोग एक एक करके पिक भी करेंगे कि इस मान लो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसमें लगेगा क्या, ठीक है। ये करके नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसी तरह से अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से जॉब्स हैं जो हाई पेइंग है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। और बेसिकली अब प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम्स उसके पास करने होंगे, और उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। अगर यूपीएससी या सीडीएस या एनडीए कोई भी इस तरह का गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, है ना, जॉब्स के लिए, तो आपको अभी से लगना होगा। अभी से आपका क्या क्या सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जीके मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, दोनों चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। जनरल स्टडीज के अंदर जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आप पढ़ते हो वो सब्जेक्ट हो गया, फिर और उसमें जो करंट अफेयर्स हम लोग जिसको कहते हैं कि अभी वर्तमान में क्या क्या घटनाएं घट रही है। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी किसी देश के ये पे है, दौरे पर है, डू यू नो, किसी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी कौन से देश को विजिट कर रहे हैं? अभी वो सऊदी अरब में है। हाँ, सऊदी अरेबिया में है वो, 2 दिन से गए हुए हैं, ठीक है, आज उनका दूसरा दिन का विजिट है। तो ये हो गया करंट अफेयर, राइट, कि वर्तमान में देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ मतलब विदेश से संबंधित भी कुछ प्रश्न ये हो गया, ये हमारे भारत से संबंधित भी प्रश्न हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना हर दिन करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। और सबके घर में मोबाइल है, मोबाइल आप लोग इंस्टा रील्स के लिए यूज करते हो, कम से कम, आई एम नॉट टेलिंग कि मत देखो, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो आप, तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट फॉर द फिक्स टाइम, मान लो 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, एट मैक्स 1 घंटा, 1 घंटा के बियॉन्ड तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मूवी देख रहे हो दैट इज फाइन कि भाई 2-3 आवर्स का मूवी है, लेकिन मूवी तो आप रोज नहीं देखते ना, मूवी आप सप्ताह में 1 दिन या महीने में 5-6 दिन कुछ ऐसा आप देख लोगे शायद, या संडेज को देख लोगे, तो लाइक दैट। लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस आप जो इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो या यूट्यूब में बेकार के वीडियोस देख रहे हो, तो एटलीस्ट उनमें से 10 मिनट का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो तो देख ही सकते हो, कुछ नहीं तो लिसन टू खान सर, ही स्पीक्स, वो बड़े मजेदार अंदाज में बात भी करते हैं, और वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझाते हैं। तो एटलीस्ट अभी से वो सुनने का हैबिट डालो, जिसको भी यूपीएससी में जाना है, लिसन टू खान सर, वो एक एक छोटा छोटा टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। और इस तरह के कई यूट्यूबर आपको मिलेंगे, कई टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको। आप
आपको अपना सिर्फ समय सही हिसाब से सही जगह पे खर्च करना है। तो हर दिन रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आप थोड़ा देख लो कि क्या नया हो रहा है देश दुनिया में, ठीक है। चलो, तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से प्रिपेयर करोगे तभी यूपीएससी या यहाँ की कोई भी परीक्षाएं, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये इन एग्जाम्स के बारे में हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था। यूपीएससी सीएससी है ना, स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है, ठीक है। एसएससी मैंने बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसमें ग्रेजुएट लेवल पे भी होता है और 12th लेवल पे हायर सेकेंडरी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, ठीक है। तो 12th पास करके भी ग्रेजुएशन के बाद भी सेंट्रल जॉब्स के लिए एसएससी की आप तैयारी कर सकते हो और यहाँ जा सकते हो एज अ ऑफिस स्टाफ जाओगे वहां पे, ठीक है। आप यूडीसी एलडीसी ये सब पोस्ट में आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। जो भी सरकारी कर्मचारी जैसे सचिवालय आप सुनते होंगे, सेक्रेटेरिएट आप सुनते होंगे, वहां जो भी स्टाफ्स आते हैं वो सब इसी तरह की परीक्षा पास करके आते हैं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी मैंने उसी दिन बताया था, है ना, रेलवेज की परीक्षा के बारे में, ठीक है। नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं और उसके ग्रुप डी के अलग वैकेंसीज आती हैं, उसकी भी परीक्षा, मतलब उसके लिए कभी इंटरव्यू हुआ या जैसे भी हो, उनका रिटन एग्जाम तो मोस्टली नहीं होता है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेट पीसीएस, ये वही है यूपीएससी का छोटा भाई, आप इसको समझ लो, है ना, कि जैसे झारखंड का जेपीएससी हो गया। नेक्स्ट है फिर बैंकिंग एग्जाम्स, पिछली बार भी हमने इस पे डिस्कस किया था। गेट अभी मैंने बताया आपको, गेट है ना, ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ग्रेजुएट लेवल पे ये टेस्ट होता है ना, और इसका स्कोर बहुत मायने रखता है गेट का, ठीक है। इसके बाद बच्चे एमटेक करने के लिए जा सकते हैं, और अगर गेट आप क्वालिफाइड हैं, आप एमटेक नहीं कर रहे हैं, तो कई बार गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको गेट का वो आपका मांगा जाता है ना, कि उसमें उसका स्कोर, गेट स्कोर के आधार पर भी आपका गवर्नमेंट जॉब में जॉब लगता है, मेरा गवर्नमेंट जॉब आपका लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है एनडीएस सीडीएस, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अभी यूजीसी नेट, मैंने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात किया था कि जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, जो लोग की उन्होंने मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया किसी सब्जेक्ट पर, मास्टर्स, जैसे मान लो मैंने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है या इंग्लिश में एमए किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो मुझे नेट की परीक्षा देनी होगी, और साथ साथ इधर फिर मैं पीएचडी भी करती रहूंगी। तब इस परीक्षा का जो स्कोर है, इसके आधार पे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा आपने क्वालिफाई की हुई है तो आपको पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, डायरेक्ट वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और आपको पीएचडी में एनरोल करने के लिए आगे का प्रोसेस करा देते हैं। मतलब ऐसे पीएचडी जो होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है और फिर 6 महीने के बाद कोर्स वर्क की परीक्षा होती है। तो अगर आपने यूजीसी नेट किया हुआ है, तो जैसे बीएचयू वगैरह है, तो वहां पे आपको कोर्स वर्क भी नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट अपना सिनॉप्सिस बना करके और सीधे रजिस्ट्रेशन, पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यूजीसी नेट के बारे में। और आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो तो जैसे आप रांची के जेवियर्स कॉलेज में या श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, यहाँ आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो, वहां आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, जूनियर रिसर्च फेलो, देखो परीक्षा दोनों की, नेट और जेआरएफ की परीक्षा एक साथ ही होती है, एक ही प्रश्न पत्र होता है, लेकिन उसमें आप फॉर्म अगर जेआरएफ के लिए भर रहे हो या नेट के लिए, या मतलब मेनली इसमें स्कोर पे रहता है कि जेआरएफ आपका नेट की तुलना में ज्यादा हाई स्कोर होगा, तभी आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो होते हैं। और फेलोशिप इसमें एक्चुअली अ काइंड ऑफ स्टाइपेंड मिलता है जो भी जेआरएफ क्वालिफाई करके रखते हैं, है ना। ये मास्टर्स के बाद, एमए के बाद, एमए एमएससी, है ना, उसके या एमकॉम, उसके बाद जेआरएफ की आप परीक्षा, मतलब आपने एनरोल किया, मान लो फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन के बाद, तो आप
यूजीसी नेट या जेआरएफ की परीक्षा दे सकते हैं। और अगर ये क्वालिफाई हो गया जूनियर रिसर्च फेलो, तो आपको स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मतलब सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, 30 से 40 हजार रुपए महीने के आपको फिक्स्ड मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हो, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या कहीं और, ठीक है।